हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है टॉक्सिकोलॉजी। और टॉक्सिकोलॉजी में भी हमारा उसका जो टॉपिक है वो है मेटालिक पॉइजन। ओके। मेटालिक पॉइजन का आज हम डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से हमारे पास मेटालिक पॉइजन हैं और उनसे उनके पॉइजनिंग होने के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम होती है, उनका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उनका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, वो सारी चीजें आज हम देखेंगे मेटालिक पॉइजन से रिलेटेड पॉइंट में। अच्छा, एक चीज और हम बता दें, अगर आप बात करते हो AIA-PGET एग्जाम की, तो AIA-PGET एग्जाम में एवरी ईयर हर साल आप देखते हो कि एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है आपसे। ठीक है, जैसे अभी लास्ट ईयर अगर मैं 2020 की बात करूं तो 2020 में भी आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये अबाउट 30 मिनट का लेक्चर होगा, तो आप इसको पूरा कंप्लीट कर लें। हो सकता है कि ए आई ए पी जी ई टी AIA-PGET 2021 में भी आपसे इससे एक क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाए। ओके, ठीक है। फिर मैं एक चीज बता दूं कि अगर यहाँ पे कोई नया है और उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी तरीके से और भी वीडियोस हमारी मिलती रहें। ओके, ठीक है। हम शुरू करते हैं टॉपिक मेटालिक पॉइजन। अब देखो एक चीज समझना, अगर हम मेटालिक पॉइजन की बात करते हैं, अगर हम मेटालिक पॉइजन की बात करें, एक एक पॉइंट को आपको नोट करना है, सारे इसकी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं इसके। मेटालिक पॉइजन की बात करें तो बहुत से हमारे पास मेटल हैं, मैनी मेटल हैं हमारे पास, जो क्या करते हैं, पॉइजन की तरह काम करते हैं। तो बहुत से मेटल हैं हमारे पास जो पॉइजन की तरह काम करते हैं। जैसे मैं मरकरी की बात करूं, जैसे मैं लेड की बात करूं, जैसे आर्सेनिक है, कॉपर है, जिंक है, ठीक है, कैडमियम है। बहुत से मेटल हैं जो हमारे क्या करेंगे, मेटालिक पॉइजन की तरह वर्क करते हैं। मतलब आपको अगर उसे मान लिया किसी ने इनहेल कर लिया है, किसी ने खा लिया है किसी भी वजह से, या तो वो होमिसाइडल हो सकता है या सुसाइडल हो सकता है, किसी भी वजह से अगर उसने इनटेक कर लिया है तो क्या करेंगे, तो क्या वो करेंगे, जाके अंदर कॉम्प्लिकेशन कॉज करेंगे और इसी को आप बोल देते हो कि वो मेटल पॉइजन की तरह काम कर रहा है। ओके, तो हम वन बाई वन एक एक चीज को लेंगे। और इसमें भी मैं बता दूं कि हमारे सिलेबस के हिसाब से कुछ मेटल ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उन्हें ही हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल, एंड दैट इज द आर्सेनिक। ओके, आर्सेनिक के बारे में देखेंगे। देखो, आर्सेनिक पॉइजनिंग की अगर मैं बात करूं तो ये मोस्ट पॉइजनस कंपाउंड होता है, बहुत एक पॉइजनस कंपाउंड है। और क्या करता है ये, बहुत ही ज्यादा, इससे अगर देखा जाए तो डेथ भी यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलती है लोगों में। तो अगर मैं बात करूं आर्सेनिक की, तो आर्सेनिक क्या होता है, आर्सेनिक का एक कंपाउंड होता है जिसे कहा जाता है आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड। ओके, आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड का अगर आप फॉर्मूला देखो तो फॉर्मूला तो आप जानते ही होंगे, AH2O3, दिस इज द आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड। अच्छा, आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड के और भी कई नाम होते हैं। ओके, तो जैसे मैं बताऊं कि आर्सेनिक ऑक्साइड के कौन कौन से नाम होते हैं, एक तो इसे सोमालकर भी कहा जाता है, याद रखना, सोमालकर भी कहा जाता है, और इसे व्हाइट भी बोला जाता है, या आप इसको संख्या भी बोलते हो। तो आपने सुना होगा संख्या जहर, तो जो संख्या होता है वो यही आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड होता है। तो आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड के आपको नाम याद रखना है, क्या क्या होंगे, सोमालकर बोला जाता है, व्हाइट बोला जाता है, और इसे संख्या भी बोला जाता है। ठीक है, तो संख्या, सोमालकर, व्हाइट, ये सारे किसके नाम हो गए, आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड, दैट इज द AH2O3। ये बात आपको पता होना चाहिए। क्लियर? चलो, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ आर्सेनिक के और कंपाउंड देखेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं और वो पॉइजनिंग करते हैं। जैसे अगर मैं एक कंपाउंड का नाम, एक चीज का नाम लूं मैं, और वो है हमारा कॉपर एसिटो आर्सेनाइड। ओके, कॉपर एसिटो आर्सेनाइड, एक कंपाउंड है कॉपर एसिटो आर्सेनाइड, और एक कंपाउंड है हमारा कॉपर एसिटो आर्सेनाइड, और एक कंपाउंड है कॉपर आर्सेनेट। ठीक है, कॉपर आर्सेनेट। अब आप देखना, दो कंपाउंड है हमारे पास, कॉपर एसिटो आर्सेनाइट और हमारे पास है कॉपर आर्सेनेट। तो कॉपर एसिटो आर्सेनाइट को एक नाम दिया जाता है, इसे बोला जाता है पेरिस ग्रीन। ओके, पेरिस ग्रीन भी बोला जाता है, ये इसी को बोला जाता है एमराल्ड ग्रीन, इसे एमराल्ड ग्रीन भी बोला जाता है। तो दो नाम है इसके, इसे पेरिस ग्रीन बोला जाता है कॉपर एसिटो आर्सेनाइट को, और कॉपर आर्सेनेट जो है इसका नाम है, इसका नाम भी एक अलग नाम है, इसको भी याद रख लो, इसे बोला जाता है सीले ग्रीन। ओके, तो दो कंपाउंड हो गए कॉपर के, हमारे आप उसके आर्सेनिक के। तो आर्सेनिक के दो कंपाउंड कॉपर के साथ आप देख सकते हो, कॉपर एसिटो आर्सेनाइड और कॉपर आर्सेनेट। तो ये दो कंपाउंड है, इनके अलग अलग आपको नाम याद रखना है, ये पेरिस ग्रीन या एमराल्ड ग्रीन है, और कॉपर आर्सेनेट इज नोन एज द सीलेस ग्रीन। क्लियर? ये आपको अच्छे से याद रखना है। देखो, आर्सेनिक पॉइजनिंग की अगर हम बात करें तो जो आर्सेनिक पॉइजनिंग है ये क्या होती है, मोस्ट पॉपुलर होमिसाइडल पॉइजन होता है। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर होमिसाइडल पॉइजन होता है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि मोस्ट पॉपुलर होमिसाइडल पॉइजन का नाम बताओ, तो आंसर क्या हो जाएगा, यही एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा आर्सेनिक। क्लियर? तो आर्सेनिक क्या होता है, मोस्ट पॉपुलर होमिसाइडल पॉइजन की तरह भी इसको माना जाता है। क्लियर? ये बात आप याद रखोगे। अगला पॉइंट आ जाओ। अगला पॉइंट देखो इसका, जब हम इसकी फैटल डोज की बात करते हैं, ओके, फैटल डोज की बात करें तो इसकी फैटल डोज बहुत ही कम होती है, कितनी हो जाएगी कम,
0.1 टू 0.2 ग्राम तक, ठीक है। इतनी कम इसकी जो होती है फैटल डोज होती है, तो इतने कम पे भी आदमी को कॉम्प्लिकेशन और आदमी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। बट एक वर्ड मैं यहाँ पे यूज करूंगा और उसे कहा जाता है आर्सिनोफैजिस्ट। ओके, आर्सिनोफैजिस्ट। देखो आर्सिनोफैजिस्ट समझना क्या होते हैं। आर्सिनोफैजिस्ट वो होते हैं जो 0.3 ग्राम को, ठीक है, 0.3 ग्राम डोज तक आर्सेनिक को क्या कर जाते हैं, टॉलरेट कर जाते हैं। मतलब उन्हें लॉन्ग टाइम एक्सपोजर होता है आर्सेनिक का, तो वो आर्सेनिक के लिए क्या बन जाते हैं, रेजिस्टेंस बन जाते हैं, ठीक है। तो उन्हें आर्सेनोफैजिस्ट बोला जाता है और वो 0.03 ग्राम डोज तक को टॉलरेट कर सकते हैं। ओके, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आर्सेनोफैजिस्ट कौन होते हैं, जो लॉन्ग डोज ऑफ आर्सेनिक को भी क्या कर लें, बर्दाश्त कर लें और टॉलरेट कर लें। तो दैट टाइप ऑफ पर्सन इज नोन एज द आर्सेनोफैजिस्ट। 0.3 ग्राम डोज तक वो लोग टॉलरेट कर लेते हैं। ओके, ये बात आपको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट चीज देखते हैं, हम इसके पॉइजनिंग के बारे में देखते हैं। तो वी विल डिस्कस अबाउट द एक्यूट पॉइजनिंग। अगर आप एक्यूट पॉइजनिंग की बात करो, एक्यूट पॉइजनिंग का मतलब क्या हुआ, किसी ने सडनली ले लिया, ठीक, किसी ने सडनली खा लिया, तो उसे आप क्या, उस पॉइजनिंग को क्या बोल दोगे, आप एक्यूट पॉइजनिंग बोल दोगे। और एक्यूट पॉइजनिंग जो है इसकी, वो रिजेंबल करती है, रिजेंबल्स गैस्ट्रोएंटराइटिस। ओके, ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे ये चीज पूछी जाती है कि कौन सी डिजीज किससे रिजेंबल करती है, कौन सी पॉइजनिंग से कौन सी डिजीज रिजेंबल करती है, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो एक्यूट पॉइजनिंग रिजेंबल करती है गैस्ट्रोएंटराइटिस से, और इसकी जो पॉइजनिंग होती है, मतलब जो आर्सेनिक पॉइजनिंग होती है, वो आर्सेनिक पॉइजनिंग स्पेशली रिजेंबल करती है कॉलरा से, ठीक है। तो कॉलरा आपसे क्वेश्चन कहीं पूछा जाएगा जरूर किसी एग्जाम में, कि आपसे ये बता दो कि कौन सी ऐसी मेटालिक पॉइजनिंग है जो रिजेंबल करती है कॉलरा डिजीज से, तो आपका आंसर हो जाएगा आर्सेनिक पॉइजनिंग। क्लियर। इच्छा एक चीज और है, अगर जब एक्यूट पॉइजनिंग होती है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है डायरिया। ओके, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोर्टेलिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आपको डायरिया देखने को मिलता है। क्लियर, एक चीज तो ये हो गई। अब आर्सेनिक, अगर मान लिया, देखो मैं यहाँ पे 3 पॉइंट लिख रहा हूँ, आर्सेनिक जो है वो रिजेंबल करता है कॉलरा से, ठीक है। जो आर्सेनिक पॉइजनिंग है वो कॉलरा से रिजेंबल करती है, एंड रदर देन जो मरकरी पॉइजनिंग है, मरकरी पॉइजनिंग रिजेंबल करती है डिप्थीरिया से। ओके, ये चीज आपको पता होना चाहिए। मरकरी पॉइजनिंग किससे रिजेंबल करेगी, डिप्थीरिया से करेगी। और यहीं पे एक पॉइंट आप और देख लो, अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक किससे रिजेंबल करेगा, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा। तो जिंक किससे करेगा, इन्फ्लुएंजी से करेगा। तो सिंपल से आपको 3 पॉइजनिंग मैंने बता दी कि आर्सेनिक पॉइजनिंग ऑलवेज रिजेंबल विद द कॉलरा, मरकरी विद द डिप्थीरिया एंड जिंक विद द इन्फ्लुएंजी। क्लियर, ये चीज आप थोड़ा सा याद रखोगे। ओके, चलो अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक चीज, एक पॉइंट अच्छा और यहाँ पे देख लो, जो अगर मान लिया एक्यूट आर्सेनिक पॉइजनिंग होगी, तो मान लिया कोई एक्यूट आर्सेनिक पॉइजनिंग का पेशेंट होगा, तो उसके जो ब्रेथ होगी, जो उसकी सांस होगी, उसमें से स्मेल आ रही होगी गार्लिक की, ठीक है। तो आप याद रखोगे गार्लिक ओडर स्मेल, गार्लिक ओडर ब्रेथ, ठीक है। मतलब जो सांस होगी वो कैसी होगी, गार्लिक की तरह होगी, मतलब गार्लिक या लहसुन के टाइप की उसकी स्मेल होगी। तो आप बता दोगे कि कहीं ना कहीं इसको क्या हुई है, आर्सेनिक पॉइजनिंग हुई है। क्लियर, ये चीज आप थोड़ा सा याद रखोगे। चलो हम नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज द क्रोनिक पॉइजनिंग। देखो आप लोग एक एक पॉइंट अच्छे से समझना, क्योंकि ये सारे ही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो हम अगर क्रोनिक पॉइजनिंग की बात करें, तो क्रोनिक पॉइजनिंग का आप एक पहले, तो सबसे पहला एक पॉइंट ये देखोगे कि अगर आप फर्स्ट साइन की बात करो, अगर फर्स्ट साइन की बात करो, मान लिया एक कोई आदमी है और उसे बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, किसका, उसे आर्सेनिक का एक्सपोजर है, वो आर्सेनिक के इन्वायरमेंट में रह रहा है, वहां आर्सेनिक की बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, तो आपको फर्स्ट जो चीज देखने को मिलती है वो आपको देखने को मिलती है इमेशिएशन। ओके, अब व्हाट इज द इमेशिएशन, इमेशिएशन का मतलब होता है कि बॉडी क्या हो जाए, एकदम लीन एंड थिन हो जाए, लीन एंड थिन बॉडी हो जाए एकदम, ठीक है। और ऐसे कैसे, मतलब किस टाइप की हो जाए, कि जैसे कोई आदमी स्टारवेशन पे गया हुआ है, तो जैसे कोई आदमी स्टारवेशन पे है लॉन्ग टाइम के लिए, तो उसकी बॉडी कैसी हो जाती है, लीन एंड थिन हो जाती है, बिल्कुल उसी को बोला जाता है इमेशिएशन। ओके, तो अगर कोई इमेशिएशन में है और आपको लग रहा है कि उसकी बॉडी बिल्कुल एकदम लीन एंड थिन होती चली जा रही है, और आपको पता है कि वो एक आर्सेनिक पॉइजनिंग, आर्सेनिक का वहां पे थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, देन यू कैन से कि वहां पे आर्सेनिक पॉइजनिंग के चांसेस दिख रहे हैं। ओके, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप हार्ट बना के, आप किसी भी तरीके से कोई स्टैंप लगा के इस पॉइंट को लिखोगे। और ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट ये है कि जब आप किसी क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग के पेशेंट के नेल्स देखोगे, ठीक है, तो जब आप नेल्स देखोगे, बहुत गौर से आप नेल देखोगे, तो उस पे आपको व्हाइट ट्रांसवर्स लाइंस दिखाई देंगे। ओके, व्हाइट ट्रांसवर्स बैंड दिखाई देंगे या लाइंस दिखाई देंगे नेल पे। तो इसे कहा जाता है, ये जो लाइंस है ना, इन्हीं लाइन को एक नाम दिया जाता है, और इस नाम पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज नोन एज द एल्ड्रिच-मीज लाइंस। ओके, तो स्टूडेंट यू शुड नो दैट व्हाट इज द एल्ड्रिच-मीज लाइन, एल्ड्रिच-मीज लाइंस इज द व्हाइट बैंड्स ऑन द नेल
on the arsenic poisoning patient. Clear? You should know very well about the Eldridge-Mays lines. This is the important point for you. ये आपके लिए important point है और ये question भी बन सकता है एग्जाम में कि आप हमें ये बताओ कि Eldridge-Mays lines आपको कहाँ पे देखने को मिलती है। तो white band दिखाई देते हैं आपको, उसे Eldridge-Mays lines कहते हो नेल पे। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये आपको मिल रही थी आर्सेनिक पॉइजनिंग, ठीक है, आर्सेनिक पॉइजनिंग में। ओके, चलो और थोड़ा सा आगे आते हैं और थोड़ी सी चीजों को हम समझते हैं। देखो अगर हम स्पेशली चिल्ड्रन की बात करें, ओके, तो बच्चों में भी एक बहुत ज्यादा एक पॉइजनिंग होती है। अगर बच्चों में मान लिया लॉन्ग एक्सपोजर है, क्रोनिक पॉइजनिंग है, तो बच्चों को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। अब एक चीज हम देखेंगे, हाइपर ऑफ स्किन of सोल एंड palm। ओके, हाइपरकेराटोसिस ऑफ स्किन ऑफ सोल एंड palm। सोल एंड palm की जो स्किन होती है उस पे आपको हाइपरकेराटोसिस देखने को मिलता है, मतलब बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन हो जाएगा वहां पे, बहुत ज्यादा केराटोसिस देखने को मिलता है आपको, हाइपरकेराटोसिस कंडीशन देखने को मिलती है। और इसी को एक डिजीज का नाम दिया जाता है और इसे बोला जाता है बोवेन्स डिजीज। ओके, इसी को कहा जाता है बोवेन्स डिजीज। तो आपसे कभी कभी पूछा जाएगा कि ये बता दो बोवेन्स डिजीज इज रिलेटेड विद द विच टाइप ऑफ मेटालिक पॉइजनिंग, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आर्सेनिक पॉइजनिंग। क्लियर? देखो कभी भी कोई भी चीज पढ़ो वहां से क्वेश्चन ढूंढते चलो कि आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्लियर? अगला आ जाओ, अगला आपको एनीमिया तो यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की इंटरफेयर में प्रॉब्लम करता है थोड़ा सा, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में थोड़ी सी दिक्कत पैदा हो जाती है यहाँ पे, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है? एनीमिया देखने को मिलता है, आरबीसी वगैरह यहाँ पे कम हो जाती है। अब एक चीज और देख लेना, आर्सेनिक के बारे में एक चीज आपने पढ़ी होगी कि आर्सेनिक एक डिजीज करता है जिसे कहा जाता है ब्लैक फुट डिजीज। ओके, तो ब्लैक फुट डिजीज इज ऑल्सो कॉज्ड बाय द आर्सेनिक। तो हो सकता है आपसे, तो मोस्ट इंपोर्टेंट चांसेस यही होते हैं कि वो ब्लैक फुट डिजीज, देखो आपसे यहाँ पे कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे यहाँ पे चांस बन सकता है मैचिंग टाइप का, कि वो 4 पॉइजन लिख देंगे, वो मरकरी लिख देंगे, आर्सेनिक लिख देंगे, कैडमियम लिख देंगे और कॉपर लिख देंगे और उनसे मैच करवाएंगे कि बताओ इनसे कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं। क्लियर? तो आपको सारी चीजें क्लियर होना चाहिए, तभी आप मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो ब्लैक फुट डिजीज अगर कभी आपसे पूछा जाए तो आर्सेनिक ब्लैक फुट डिजीज भी कॉज करता है। क्लियर? चलो अब हम इसके टेस्ट देखेंगे। देखो टेस्ट कौन से हैं, आप पॉइजनिंग को पता करने के लिए कुछ टेस्ट करते हो, ठीक है, तो कौन कौन से टेस्ट होते हैं? हम यहाँ पे करते हैं 3 तरीके के टेस्ट। ओके, एक होता है मार्श टेस्ट, एक होता है रैंस टेस्ट। देखो मार्श और रैंस ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों तो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक अलग से टेस्ट याद रख लो, दैट इज द गट जीट टेस्ट। ओके, गट जीस्ट टेस्ट। तो हमारे पास मार्स और रेनेस है और गट जीस्ट है। जो मार्स और रेनेस है ये है क्वालिटेटिव टेस्ट। ओके, क्वालिटेटिव टेस्ट है हमारे मार्स और रेनेस, क्वालिटेटिव टेस्ट है, ये क्वालिटी बताते हैं कि किस टाइप का पॉइजन है, आर्सेनिक पॉइजन है भी कि नहीं है। तो मार्स और रेनेस करते हो आप और एक टेस्ट करते हो गट जीस्ट टेस्ट। क्लियर? अब एक चीज समझना, अगर ये टेस्ट आपसे पूछे जा सकते हैं तो टेस्ट में आप सिंपली एक चीज याद रख लो, आपसे सिंपली तो वो टेस्ट के नाम ही पूछ लेते हैं कि कौन कौन से आप टेस्ट करते हो। तो 3 टेस्ट के नाम मैंने बता दिए, एक टेस्ट है मार्च, एक है रैंस और एक है गटजीस टेस्ट। क्लियर? ये 3 टेस्ट आपको याद रखना है। दीज ऑल टेस्ट्स आर रिलेटेड विद द आर्सेनिक पॉइजनिंग। क्लियर? एक पॉइंट और समझना, देखो अगर कहीं क्रोनिक पॉइजनिंग है, क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग है, इसका एक पॉइंट और देख लो, क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग में क्या हो जाएगा कि स्किन और नेल और लीवर वगैरह हम यहाँ से सैंपल कलेक्ट करेंगे। जैसे अगर मान लिया सैंपल कलेक्ट करना है, कोई पेशेंट खत्म हो गया, ठीक है, कोई पेशेंट मर गया है, तो हम उसके सैंपल्स लेना चाहते हैं और हम देखना चाहते हैं कि आर्सेनिक पॉइजनिंग थी या नहीं थी। ठीक है, तो हम कैसे कौन कौन से सैंपल ले सकते हैं? उसकी स्किन ले सकते हैं हम, उसके नेल्स ले सकते हैं हम और लीवर ले सकते हैं। और देखो मोस्ट प्रॉब्ली हम लेंगे लीवर। लीवर क्यों लेंगे? देखो लीवर इसलिए लेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा हमें इसका जो वो दिखने को मिलता है कॉन्सेंट्रेशन, वो देखने को मिलता है लीवर में। ठीक है, तो आर्सेनिक पॉइजनिंग का जो कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है वो किस में देखने को मिलता है? लीवर में। इसीलिए हम क्या करेंगे? लीवर को चेक करेंगे कि लीवर में आर्सेनिक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो अगर मान लिया प्रॉब्लम हुई होगी आर्सेनिक पॉइजनिंग की, तो आपको लीवर में एग्जैक्टली क्या चीज देखने को मिलेगी? आर्सेनिक मेटल देखने को मिल जाएगा। ओके, क्लियर? चलो हम आगे आते हैं एंड द पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स। पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स देखो क्या है। देखो जब हम पोस्टमार्टम फाइंडिंग देखेंगे तो पोस्टमार्टम फाइंडिंग में आपको कुछ अलग अलग चीजें यहाँ पे दिखाई देती हैं। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, जो राइगर मॉर्टिस है ना, राइगर मॉर्टिस जरूरत से ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो राइगर मॉर्टिस लास्ट लॉन्गर। ओके, लंबे टाइम तक राइगर मॉर्टिस रुकेगी। जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, स्पैज्म हो जाता है मसल में, वो क्या हो जाएगा? लॉन्ग टाइम के लिए हो जाएगा। तो एक पॉइंट तो यही पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट बना के, सपोज करो मैं एक स्टेटमेंट बनाऊं, ठीक है, और मैं स्टेटमेंट ये बना दूं कि राइगर मॉर्टिस लास्ट्स लॉन्गर
इन द आर्सेनिक पॉइजनिंग केसेस। तो ये बात सही है कि गलत है? ये बात बिल्कुल सही होगी, ठीक है। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। दूसरी चीज ये आप याद रख लेना कि रिटार्ड कर देगा किसे? पुट्रीफैक्शन को। तो पुट्रीफैक्शन को क्या करेगा? रिटार्ड करेगा, मतलब पुट्रीफैक्शन इजिली नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर पुट्रीफैक्शन इजिली नहीं हो पाएगा तो ये क्या कर देगा? ममीफिकेशन को बढ़ावा देगा, ठीक है। तो आप समझना कि ममीफिकेशन इंक्रीजेस। ओके, तो 3 पॉइंट आपको यहां से देखने को मिलते हैं पोस्टमार्टम फाइंडिंग में, मेनली ये वाले 3 पॉइंट। दैट इज द रिगर मॉर्टिस लास्ट्स द लॉन्गर एंड रिटार्डेड पुट्रीफैक्शन। पुट्रीफैक्शन क्या हो जाएगा? लॉन्ग टाइम तक चलेगा। ओके, उसके बाद आपको क्या मिलेगा? ममीफिकेशन क्या कर, पुट्रीफैक्शन जो रिटार्ड कर देगा पुट्रीफैक्शन। रिगर मॉर्टिस लास्ट लॉन्गर, लंबे टाइम तक चलेगा, रिटार्ड कर देगा पुट्रीफैक्शन। और ममीफिकेशन को क्या करेगा? ये ममीफिकेशन को मतलब ममीफिकेशन होने के चांसेस बढ़ा देगा, ठीक है, क्योंकि ये पुट्रीफैक्शन को कम कर रहा है। ओके, अब देखो कुछ चीजें और समझना। अगर आप स्टमक की म्यूकोसा देखोगे, इट इज अ मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी? अगर आप स्टमक की म्यूकोसा देख रहे हो तो आपको स्टमक की म्यूकोसा दिखाई देगी रैड वेलवेटी म्यूकोसा ऑफ स्टमक। रैड वेलवेटी म्यूकोसा ऑफ स्टमक। अगर आप स्टमक की म्यूकोसा देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगी? रैड वेलवेटी म्यूकोसा ऑफ स्टमक दिखाई देगी। तो ये बात आप अच्छे से याद रखोगे कि आपसे अगर पूछा जाए कि रेड वेलवेटी म्यूकोसा ऑफ स्टमक देखने को मिल रही है तो ये किस टाइप की पॉइजनिंग में देखने को मिलेगी, तो आपका आंसर हो जाएगा आर्सेनिक पॉइजनिंग में, ठीक है। किसमें मिलेगी बोलो? आर्सेनिक पॉइजनिंग में मिल जाएगी रेड वेलवेटी म्यूकोसा ऑफ स्टमक। क्लियर? उसके बाद देखो एक चीज और देखने को मिलती है, आपको देखने को मिलते हैं येलोइश स्किन हेयर। ओके, जो स्किन हेयर होंगे वो हल्के से येलो हो जाएंगे और आप इसी को बोलोगे गोल्डन हेयर कंडीशन। ओके, आपको ऐसा लगेगा कि जो हेयर हो गए ना बिल्कुल एकदम गोल्डन गोल्डन से हो गए, बिल्कुल एकदम सोने की जैसे हेयर हो गए हैं। और येलोइश मतलब येलोइश है, येलो येलो है, तो यू कैन से दैट टाइप ऑफ द हेयर इज जस्ट लुक लाइक द गोल्डन। ओके, तो आप इसे गोल्डन हेयर बोल दोगे। तो रेड वेलवेटी म्यूकोसा, गोल्डन हेयर और rigor mortis lasts for the longer and this retards the putrefaction and this increases the mummification chances, ठीक है। तो these all are the postmortem finding for the arsenic poisoning। क्लियर? तो उम्मीद है कि ये चीजें आपको थोड़ी सी क्लियर हुई होंगी आर्सेनिक पॉइजनिंग से रिलेवेंट, कि आर्सेनिक पॉइजनिंग में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिल रहे हैं और क्या क्या चीजें आपको देखने को नहीं मिल रही हैं। क्लियर? चलो एक चीज और देखना कि जो आर्सेनिक होता है, ये बात आप भी जानते होंगे कि कभी कभी इंड्यूस्ड एबॉर्शन करवाए जाते हैं। तो इंड्यूस्ड एबॉर्शन करवाने के लिए जो आर्सेनिक होता है इसकी क्या बनाई जाती है? रॉड्स बनाई जाती हैं, स्टिक बनाई जाती हैं, ठीक है। तो आर्सेनिक की आप स्टिक यूज करते हो, ठीक है। कैसे? एबॉर्शन स्टिक बनाते हो, एबॉर्शन स्टिक बनाते हो जो क्या करती है? जो इंड्यूस एबॉर्शन करवाती है। तो आर्सेनिक का एक पॉइंट, एक क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है कभी पूछा जाए कि एबॉर्शन स्टिक बनाई जाती है किसकी? तो आप बनाते हो आर्सेनिक की। क्लियर? ये चीज आप याद रखोगे। अब एक चीज और देखना, एक पॉइंट और देख लो। अगर आप एक्यूमुलेशन देखना चाहते हो कि आर्सेनिक का एक्यूमुलेशन कहाँ पे ज्यादा है, तो आप सिंपली समझना कि सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन आर्सेनिक का लिवर में हो जाता है, आफ्टर एंड ऑल किडनी में होगा, एंड आफ्टर दैट आपका हेयर्स में देखने को मिलेगा, एंड अगर लास्ट में आप बात करो तो आपको आर्सेनिक किसी भी बॉडी में नेल्स में देखने को मिलता है, ठीक है। दीज आर द सीरीज फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ द आर्सेनिक आफ्टर द पॉइजनिंग। क्लियर? तो पॉइजनिंग के केसेस में आपको सबसे ज्यादा दिखाई देगा लिवर में। अभी मैंने पीछे बताया था कि अगर आप क्या करना चाहते हो कि सैंपल कलेक्शन करना चाहते हो किसी बॉडी से, अगर निकालना चाहते हो कि आप चेक करो कि आर्सेनिक पॉइजनिंग थी या नहीं थी, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? लिवर टिश्यू लोगे। लिवर टिश्यू क्यों लोगे? क्योंकि वहां पे एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। ओके, तो दिस ऑल पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि एक्यूमुलेशन सबसे ज्यादा लिवर में होगा, आफ्टर दैट किडनी, एंड आफ्टर दैट इन द हेयर, एंड आफ्टर दैट इन द नेल्स। क्लियर? आर्सेनिक को आप यूज कर सकते हो एबॉर्शन स्टिक में भी। अब आप एक चीज और देख लो कि अगर मान लिया आर्सेनिक पॉइजनिंग हुई और आप डॉक्टर हो, तो आपके पास पेशेंट आया, तो आप आर्सेनिक पॉइजनिंग में एंटीडॉट क्या दोगे? ओके, तो सिंपल सा याद रखना है, अगर आप एंटीडॉट की बात करो तो यहाँ पे एंटीडॉट VAL दिया जाता है। क्लियर? तो वेल देते हो आप, और Fe2O3 का फ्रेशली प्रिपेयर्ड आप वो दे देते हो, ठीक है। Fe2O3 दे देते हो। क्लियर? तो आर्सेनिक के एंटीडोट क्या हो गए? VAL वेल हो गया हमारा, और Fe2O3 हो गया। क्लियर? तो ये आर्सेनिक के एंटीडोट हो गए। तो आर्सेनिक पॉइजनिंग के आपने पॉइंट्स देखे हैं कि आर्सेनिक पॉइजनिंग क्या होता है। देखो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं आर्सेनिक पॉइजनिंग के, कि आर्सेनिक पॉइजनिंग में आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड का यूज करा जाता है मेनली, ठीक है। उसे संख्या संभाल कर व्हाइट बोला जाता है। पेरिस ग्रीन बताया मैंने, सीले ग्रीन बताया, इसकी फैटल डोज 0.1 to 0.2 ग्राम बताई मैंने, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखना, कभी हो सकता है ये अगर आपसे मिलीग्राम में पूछा जाए तो आप कन्वर्ट करना है, 100 to 200 मिलीग्राम। क्लियर? आर्सेनोफेजिस्ट बता दिए मैंने, 0.03 ग्राम तक वो टॉलरेट कर जाते हैं। उसके बाद मैंने एक्यूट पॉइजनिंग गैस्ट्रोएंटेराइटिस की तरह रिजेंबल करती है, कॉलरा की तरह रिजेंबल करती है, वो बता दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया
कि क्या हो जाएगी, एल्डच नीज लाइंस देखने को मिलती हैं, व्हाइट कलर के वैंड्स मिलते हैं नेल्स में देखने को आपको, क्लियर। उसके बाद मार्श रेंसन गर्जिश टेस्ट बताया मैंने आपको। उसके बाद आपको सैंपल कलेक्शन बताया कि आप लिवर को कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद पीएम फाइंडिंग में मैंने 3 इंपॉर्टेंट चीजें बता दी आपको कि राइगर मॉर्टिस को क्या कर देगा, ये लॉन्गर कर देगा, ठीक है, लंबे टाइम तक कर देगा। और पुट्रीफैक्शन को रिटार्ड करता है, रिटार्ड द पुट्रीफैक्शन, एंड इफ द पुट्रीफैक्शन रिटार्ड है तो ये ममिफिकेशन को क्या करेगा, बढ़ावा देगा, ममिफिकेशन को बढ़ाएगा, क्लियर। उसके बाद मैंने बताया कि क्या हो जाएगी, येलोइंग ऑफ हेयर हो जाएगा। अगर येलोइंग ऑफ हेयर है मींस दैट यू कंसीडर दैट हेयर्स लुक्स लाइक द गोल्डन कलर, ओके। तो आप उसे गोल्डन कलर हेयर बोल सकते हो या गोल्डन हेयर्स बोल सकते हो, क्लियर। अबॉर्शन स्टिक बनाने के लिए भी इसका यूज करते हो आप। दूसरा, लीवर में ये एक्यूमुलेट सबसे ज्यादा हो जाता है और इसके लिए एंटीडोट आप यूज करते हो, दैट इज द वेल एंड Fe2O3, क्लियर। तो दीज ऑल पॉइंट्स ऑफ आर्सेनिक पॉइंट। तो आप समझ लो कि आर्सेनिक पॉइजनिंग में आपसे क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, तो आप वो पॉइंट बिल्कुल क्लियर रखना। आर्सेनिक पॉइजनिंग में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मैंने सारे पॉइंट्स आपको बताए हैं, तो बिल्कुल एकदम कंसाइज्ड वे में, समराइज्ड वे में, ब्रीफ वे में मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज द आर्सेनिक पॉइजनिंग, क्लियर। और अभी भी अगर आपको आर्सेनिक पॉइजनिंग से कोई भी डाउट लग रहा है तो आप जाके कमेंट सेक्शन में हमें प्लीज ये बता दें कि ये चीज हमें समझ में नहीं आई, और ये चीज हम अपने कमेंट में आपको बता देंगे, ओके। दूसरी चीज मैं बता दूं, अगर यहाँ पे कोई नया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरीके से वीडियो हम और भी आपके लिए बनाते रहें, क्लियर। ओके, नेक्स्ट पॉइजनिंग इज द मरकरी पॉइजनिंग, ओके। मरकरी पॉइजनिंग, हम चलते हैं मरकरी पॉइजनिंग की तरफ, और मरकरी पॉइजनिंग को थोड़ा सा समझेंगे। देखो मरकरी भी पॉइजन होता है, क्लियर। आपने देखा होगा मरकरी कहाँ कहाँ आपको नॉर्मली देखने को मिल जाता है, आपको थर्मोमीटर में देखने को मिलता है, आपको जो बीपी मशीन होती है हमारी उसमें आपको देखने को मिल जाता है मरकरी। अगर कभी ये टूट जाते हैं और अगर मरकरी चला जाता है तो कहा जाता है बहुत ही फैटल होता है और बहुत ज्यादा इससे प्रॉब्लम हो सकती है, क्लियर। अब आ जाओ थोड़ा सा और हम चलते हैं अपनी केमिस्ट्री नॉलेज पर, जो हम पढ़ के आए थे पीछे 12th क्लास में, और हमने ये पढ़ा था कि मरकरी के सॉल्ट्स पाए जाते हैं HgCl2, HgCl, क्लियर। जो HgCl2 होता है ये मोस्ट पॉइजनस सॉल्ट होता है, इसको आप याद रखोगे, मोस्ट पॉइजनस सॉल्ट होता है ये। मरकरी का मोस्ट पॉइजनस सॉल्ट होता है HgCl2, और इसी को बोला जाता है मर्क्यूरिक क्लोराइड, ओके। दिस इज नोन एज द मर्क्यूरिक क्लोराइड, इसे आप मर्क्यूरिक क्लोराइड बोलते हो। और इसी का एक दूसरा नाम और भी है, इसी को बोला जाता है कोरोसिव सब्लीमेंट, कोरोसिव सब्लीमेट, कोरोसिव सब्लीमेट भी बोला जाता है इसी को, ओके। ठीक है, अगले हम कंपाउंड की तरफ चलते हैं, दैट इज द HgCl। और HgCl जो है, HgCl बोला जाता है मर्क्यूरस क्लोराइड। देखो जो HgCl है ना, ये ऑलवेज डाइमर के फॉर्म में पाया जाता है, ये आपने पढ़ा होगा, ओके। बट मैं यहाँ पे सिंपली लिख दे रहा हूँ क्योंकि केमिस्ट्री से कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे आपका वो नहीं है, ठीक है। तो आप याद रखना मर्क्यूरस क्लोराइड है, और इसको कहा जाता है कैडोमेल, ओके। तो ये दोनों मरकरी के कंपाउंड हो गए, और मैंने मरकरी के 2 कंपाउंड बता दिए, दैट इज द HgCl2 इज द मोस्ट पॉइजनस सॉल्ट ऑफ द मरकरी, इसे आप मर्क्यूरी क्लोराइड बोलते हो, और इसी को कहा जाता है कोरोसिव सब्लीमेंट। HgCl इज नोन एज द मर्क्यूरस क्लोराइड, और इसी को आप बोलते हो कैलोमेल, ओके। इसी को क्या बोला जाता है, कैलोमेल बोला जाता है। अगला पॉइंट आ जाओ, चलो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसकी पॉइजनिंग के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं कि इसकी पॉइजनिंग किस टाइप की है। अगर हम एक्यूट पॉइजनिंग की बात करें, ओके, सपोज करो थर्मामीटर टूट गया और थर्मामीटर में से क्या चला गया, सारा ही जितना उसमें मरकरी भरा हुआ था वो मरकरी मुंह में चला गया, ठीक है। अगर सपोज करो मरकरी मुंह में चला गया, एक्यूट पॉइजनिंग हो गई, तो ये बिल्कुल डिप्थीरिया की तरह रिजेंबल करेगा। कैसा होगा, ऐसा लगेगा कि जैसे गला सा घुटने लगा, ठीक है, तो डिप्थीरिया हो जाएगी। इसमें आपको एक ट्राइड देखने को मिलता है, उस ट्राइड के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक ट्राइड देखने को मिलेगा, और कौन सा ट्राइड देखने को मिलेगा वो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ये ट्राइड है, और ये ट्राइड काहे का है, मरकरी पॉइजनिंग का ट्राइड है, क्लियर। तो मरकरी पॉइजनिंग के ट्राइड में आप देख लो, सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेंगे, ट्रेमर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, बॉडी एकदम कांपने सी लगेगी, बिल्कुल क्लियर। और दूसरा क्या देखने को मिलेगा, न्यूरोसाइक्रेट्रिक चेंजेस मिलेंगे, ठीक है, न्यूरो साइकियाट्रिक चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। न्यूरोसाइकियाट्रिक चेंजेस को देखने के लिए मिलेगा, और एक्सेसिव सलाइवेशन देखने को मिलेगा, साइलूरिया बोलते हो, एक्सेसिव सलाइवेशन मिलेगा। तो ये है एक ट्राइड जो किस में मिलता है, एक्यूट पॉइजनिंग में हमें मिल जाता है, ठीक है। तो सिंपली समझना है कि कौन सा ट्राइड हमें मिलता है, क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ट्रेमर्स। देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना, अगर आप मरकरी पॉइजनिंग पढ़ रहे हो ना, तो मरकरी पॉइजनिंग में आपको ट्रेमर वाला पॉइंट तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के ट्रेमर के अलग अलग नाम है और वो आपको क्लियर पता होना चाहिए। तो ट्रेमर्स देखने को मिलेंगे, न्यूरोसाइकियाट्रिक इलनेस या न्यूरोसाइकियाट्रिक चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे, क्लियर। उसके बाद आपको एक्सेसिव सलाइवेशन भी देखने को मिलेगा। तो दिस इज द ट्राइड फॉर द मरकरी या क्विकसिल्वर पॉइजनिंग, क्लियर। ये चीज आपको पता होना चाहिए। एक पॉइंट और देख लो यहाँ पे, अगर आप मरकरी पॉइजनिंग को पढ़ रहे हो, ओके, मरकरी पॉइजनिंग को पढ़ रहे हो, तो आप याद रखना कि टंग जो है, टंग है, और हमारा जो माउथ है, ठीक है, टंग और माउथ दोनों ही क्या हो जाएंगे, ग्रेइश व्हाइट देखेंगे एकदम,
ग्रेइश व्हाइट देखें तो ये एक्सटर्नल फाइंडिंग है, आप देख के थोड़ा सा बता सकते हो कि हो सकता है मरकरी पॉइजनिंग हो यहाँ पे। तो अगर मान लिया मरकरी पॉइजनिंग है तो टंग और माउथ कैसे दिखाई देंगे, ग्रेइश व्हाइट दिखाई देंगे, मतलब ग्रे ग्रे से हल्के से व्हाइट से हो जाएंगे टंग्स और माउथ। क्लियर, ये चीज आपको पता होना चाहिए। चलो अब चलते हैं ये एक्यूट पॉइजनिंग। तो एक्यूट पॉइजनिंग में देखो ट्राइड बहुत अच्छे से याद रखना, क्या क्या ट्राइड है यहाँ पे। ट्राइड आप ऐसे याद रख सकते हो, अगर एक्यूट पॉइजनिंग की मैं बात करूं तो आप ईएनटी से याद रख सकते हो, ईएनटी इसका ट्राइड है। एक्सेसिव सलाइवेशन देखने को मिलता है, न्यूरोसाइकेट्रिक इलनेस देखने को मिलेगी, आपको चेंजेस मिलेंगे, एंड टी फॉर ट्रैमा। ठीक है, तो ईएनटी से आप याद रख सकते हो। क्लियर, तो ईएनटी से आप इसका एक्यूट पॉइजनिंग का जो है वो ट्राइड याद करोगे, किसका, मरकरी में। क्लियर, चलो आगे आ जाओ थोड़ा सा और हम चलते हैं क्रोनिक मरकरी पॉइजनिंग की तरफ। क्रोनिक मरकरी पॉइजनिंग, जब हम क्रोनिक मरकरी पॉइजनिंग पढ़ेंगे, ठीक है, तो क्रोनिक मरकरी पॉइजनिंग देख लो कि क्रोनिक मरकरी पॉइजनिंग में क्या होगा। अच्छा, इसे एक नाम कहा दिया जाता है और इसे बोलते हो हाइड्रा गायरिज्म। ठीक है, हाइड्रा गायरिज्म, हाइड्रा गायरिज्म। ओके, ये हाइड्रा गायरिज्म भी बोला जाता है इसे। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। एक चीज और समझना, आप अगर क्रोनिक मरकरी पॉइजनिंग की बात कर रहे हो तो आपको दिखाई देगी यहाँ पे ब्लू ब्लैक लाइन ऑन द गम। गम पे आपको कैसी लाइंस, गम्स, गम्स पे आपकी कैसी लाइन दिखाई देंगी आपको, आप आपको दिखाई देगी ब्लू और ब्लैक लाइन। क्लियर, तो ब्लू और ब्लैक लाइन आपको गम पे दिखाई देगी, एक चीज याद रख लेना। एक चीज और है यहाँ पे, अगर देखो एक्सपोजर लंबे टाइम तक है, क्रोनिक मर्करी पॉइजनिंग है, तो आपको एक डिजीज देखने को मिलती है और इस डिजीज को आप कहते हो पिंक डिजीज। ओके, इसे क्या कहा जाता है, पिंक डिजीज। देखो ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है आपसे कभी पूछ ले वो, पिंक डिजीज, और इसी को कहा जाता है एक्रोडाइनिया, या इसी को कहा जाता है स्विफ्ट डिजीज। ठीक है, तो ये तीन नाम है इसके, तीन नाम आप अच्छे से याद रखना। पिंक डिजीज, या इसी को एक्रोडाइनिया बोलते हो, या इसी को बोला जाता है स्विफ्ट डिजीज। क्लियर, ये भी किसकी वजह से होती है, ये भी होती है क्रोनिक मरकरी पॉइजनिंग की वजह से। क्लियर, और ये डिजीज जो है ना, पिंक वाली, बच्चे जो होते हैं वो देखा होगा आपने, पिंक पिंक से होते हैं। ठीक है, तो आप याद रखना, मेनली सीन इन द चिल्ड्रेन। ओके, जो बच्चे होते हैं और लॉन्ग टाइम तक अगर मान लिया उन्हें पॉइजनिंग हो रही है या लॉन्ग टाइम तक एक्सपोजर है किसका, मरकरी का, तो बच्चों में देखने को मिल जाती है कौन सी डिजीज, पिंक डिजीज। क्लियर, तो पिंक डिजीज आप थोड़ा सा याद रखोगे। ओके, चलो अब देखना कि पिंक डिजीज क्यों हो रही है। तो आप एक चीज तो बता ही सकते हो कि पिंक डिजीज हो रही है किसकी वजह से, पिंक डिजीज हो जा रही है लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ द मरकरी। क्लियर, एक चीज तो ये हो गई। इसमें देखो देखने को क्या मिलता है, इसमें देखने को मिलेगा एनोरेक्सिया। ओके, एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा, और आपको देखने को मिलेगा इंसोम्निया, इंसोम्निया देखने को मिलेगा, और आपको देखने को मिलेगी स्वेलिंग वगैरह, स्वेटिंग वगैरह देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगी, स्वेटिंग देखने को मिलेगी। क्लियर, ये चीज आप थोड़ा सा याद रखोगे। तो क्या क्या चीजें मिलेगी, एनोरेक्सिया मिलेगा, इंसोम्निया मिलेगा एंड स्वेटिंग, ये सारी चीजें देखने को मिल रही है आपको किस पॉइजनिंग में, आपको देखने को मिल रही है मरकरी की क्रोनिक पॉइजनिंग में। क्लियर, ये चीज आप अच्छे से याद रखोगे। और एक चीज और याद रखना है आपको, देखो क्या हो जाएगा ना, जब आप देखोगे किसी, मान लिया इस टाइप के अगर आप चिल्ड्रन को देख रहे हो, ठीक है, तो आपको उसके हैंड और फुट देखो कैसे दिखाई देंगे। अगर आप देख रहे हो तो उसके हैंड और फुट दिखाई देंगे आपको, आपको 5P याद रखना है। ओके, 5P याद रखना है, हैंड और फुट कैसे दिखाई देंगे, 5P याद रखना है आपको। और सबसे पहला तो पेनफुल। ओके, कैसे होंगे, पेनफुल होंगे। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, पिंक डिजीज है तो पिंकिश कलर होगा उनका। ठीक है, पफी हो जाएंगे एकदम, ये बात आप याद रखोगे। ठीक है, पैरास्थेटिक हो जाएंगे, पैरास्थेटिक हो जाएंगे। और अगला पॉइंट आपको याद रखना है, वहां पे आपको स्किन की पीलिंग ऑफ दिखाई देगी। ठीक है, तो पीलिंग ऑफ स्किन देखने को मिलेगा। तो 5P आपको पता होना चाहिए, पेनफुल होंगे, पिंकिश होंगे, पफी होंगे, पैरास्थेटिक होंगे एंड पीलिंग ऑफ स्किन दिखाई देगी। क्लियर, ये चीज आप अच्छे से याद रखोगे। ओके, चलो तो ये सारी बातें किससे रिलेटेड थी, हम क्रोनिक मरकरी पॉइजनिंग की बात कर रहे थे। क्लियर, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और हम समझेंगे कि एक मरकरी पॉइजनिंग की वजह से एक कॉम्प्लिकेशन आपको और देखने को मिलता है, एंड दैट इज नोन एज द मर्क्यूरिया लैंटिस। ओके, मर्क्यूरिया लैंटिस के बारे में देख लो कि व्हाट इज द मर्क्यूरिया लैंटिस। देखो मर्क्यूरिया लैंटिस में क्या हो जाएगा, एंटीरियर लेंस कैप्सूल में, एंटीरियर लेंस कैप्सूल में क्या कर जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगी मरकरी। तो अगर मरकरी डिपॉजिट हो गई है एंटीरियर लेंस कैप्सूल में, तो आप इस कंडीशन को बोलोगे मर्क्यूरिया लैंटिस। तो मर्क्यूरिया लैंटिस में क्या हो जाएगी, एंटीरियर लेंस कैप्सूल में डिपॉजिट हो जाएगी क्या चीज, मरकरी जाके। क्लियर, चलो अगला पॉइंट आ जाओ।
और अगला पॉइंट देखो, मिनीमाटा डिजीज। मिनीमाटा डिजीज आपने अच्छे से सुनी होगी, जापानीज डिजीज है, जापान ओरिजिन है इसका मिनीमाटा डिजीज का। मछलियों में कुछ था पॉइजनिंग और फिर मछलियों को खाया लोगों ने तो उनको प्रॉब्लम हो गई मिनीमाटा डिजीज। ठीक है, अब देखो क्या होता है, मिनीमाटा डिजीज भी किसकी वजह से हो जाएगी, मरकरी पॉइजनिंग की वजह से हो जाएगी। ठीक है, अगला एक पॉइंट आ जाओ, अभी मैंने आपसे कहा था अगर एक्यूट पॉइजनिंग की हम बात कर रहे थे, क्लियर, अगर हम एक्यूट पॉइजनिंग की बात कर रहे थे तो एक्यूट पॉइजनिंग में आपने देखा था कि जो ट्राइड था वो ENT था और टी फॉर क्या था, ट्रेमर्स था। ठीक है, टी था ट्रेमर्स, क्लियर, टी फॉर आपने क्या पढ़े थे, ट्रेमर्स पढ़े थे। अब मैं ट्रेमर्स बता दूं, यहाँ पे जो ट्रेमर्स है ना उनके नाम है, और उनके कौन कौन से नाम है। पहला तो बोला जाता है हेटरसेक ट्रेमर, हेटरसेक ट्रेमर, ये बात आप याद रखना है, क्लियर, हेटरसेक ट्रेमर बोला जाता है। ग्लास ब्लोअर सैक ट्रेमर, ओके, ग्लास ब्लोअर सैक ट्रेमर्स बोला जाता है उन्हें। एक और ट्रेमर याद रख लो आप, इसे डैनवरी ट्रेमर भी कहा जाता है। ये तीनों ही नाम आपको याद रखना है, और इस पे हो सकता है कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले, वो पूछ ले कि बताओ ये कौन, ये वाले ट्रेमर किसकी वजह से होते हैं। हेटरसेक हो गया हमारा, ग्लास ब्लोअर सैक हो गया, और डैनवरी ट्रेमर्स हो गए, ये किसकी वजह से हो रहे हैं। ठीक है, तो आप सिंपली क्या बता दोगे, आप सिंपली कह दोगे ये सारे ही मरकरी पॉइजनिंग की वजह से हो रहे हैं। इसमें देखो क्या होगा, इसमें ये होगा कि हाथ पैर बहुत ज्यादा कांपेंगे, कांपेंगे जिसकी वजह से वो ड्रेसिंग वगैरह अच्छे से नहीं कर पाएगा, कपड़े नहीं पहन पाएगा वो अच्छे से, और उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है पेशेंट को। इसमें क्या हो जाते हैं, हाथ पैर बहुत ज्यादा कांपते हैं उसके, खाना सही से नहीं खा पाएगा, कपड़े सही से नहीं पहन पाएगा। ठीक है, और मेनली ये कहाँ देखने को मिलती है, जो ग्लास इंडस्ट्रीज होती है। ठीक है, जो ग्लास इंडस्ट्रीज होती हैं, जो ग्लास इंडस्ट्रीज होती हैं आपको वहां पे इस तरीके के केसेस आपको देखने को मिलते हैं ग्लास इंडस्ट्रीज में, क्लियर। तो आप लिख लो यहाँ पे, ग्लास इंडस्ट्री में आपको इस टाइप के केसेस देखने को मिलेंगे, क्लियर। चलो अगला आ जाओ पॉइंट, और अगला एक पॉइंट समझना, अगर हम एंटीडॉट की बात करें, अब मान लिया कोई पेशेंट है उसको ट्रीट करना है, तो आप कैसे ट्रीट करोगे, आप उसे एंटीडॉट दोगे। एंटीडॉट दोगे तो फिर यहाँ पे आप क्या दे देते हो, वेल दे देते हो। ठीक है, और वेल क्या होता है यहाँ पे, ये बेस्ट चॉइस होती है। ठीक है, वेल क्या होता है यहाँ पे, बेस्ट चॉइस होती है। हाँ, एक बात याद रखना, कभी भी आप यहाँ पे कैल्शियम एडीटीए नहीं देते हो। ठीक है, अगर आपसे मैं पूछूं कि कैल्शियम एडीटीए है तो कैल्शियम एडीटीए आप नहीं दोगे, क्योंकि ये क्या कर देगा, नेफ्रोटॉक्सिसिटी कर देता है, क्लियर। तो यहाँ पे नेफ्रोटॉक्सिसिटी होने की वजह से नेफ्रोटॉक्सिसिटी कर देगा कौन, कैल्शियम ईडीटीए। तो ईडीटीए के साथ अगर आप कैल्शियम को ऐड करके दे रहे हो, ठीक है, तो वो जाके उससे क्या करता है, कॉम्प्लेक्स उससे क्या करेगा, एक एडक्ट बना लेता है, और वो क्या करता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी कर देता है। तो ईडीटीए इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाता है। तो आप यहाँ पे क्या दोगे, वेल ही दोगे यहाँ पे, क्लियर। तो देखो मैंने मरकरी पॉइजनिंग में आपको क्या क्या चीजें बता दी। पहले तो मैंने बता दिया कि मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2 जो है, एक चीज में देखो थोड़ा सा लिख लिख के बात बता दूं ताकि आपको थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए कि मैंने आखिर मरकरी में आपको पढ़ाया क्या है। ठीक है, तो मरकरी में मैंने आपको HgCl2 के बारे में बताया, दिस इज नोन एज द मर्क्यूरिक क्लोराइड या कोरोसिव सब्लिमेट। फिर मैंने HgCl बताया, दिस इज द मर्क्यूरिस क्लोराइड, या फिर इसे बोला जाता है कैलोमेल, क्लियर। उसके बाद मैंने एक्यूट पॉइजनिंग में आपको एक ट्राइड बताया, दैट इज नोन एज द ENT। ई फॉर क्या था बोलो, ई फॉर क्या था, एक्सेसिव सलाइवेशन, वेरी गुड, एक्सेसिव सलाइवेशन था। और ई एन फॉर क्या था, न्यूरोसाइकेट्रिक इलनेस थी। और टी फॉर क्या था, ट्रेमर थे। ट्रेमर के मैंने कई नाम बता दिए, ठीक है, ग्लास ब्लोअर सेक, हैटर सेक बता दिया, डैनवरी ट्रेमर, दीज आर द ऑल ट्रेमर्स। ठीक है, ये क्या थे, ये सब ट्रेमर थे जो प्रेजेंट थे किसमें, मरकरी टाइप ऑफ पॉइजनिंग में, मरकरी पॉइजनिंग में, क्लियर। उसके बाद मैंने हाइड्रोगायरिज्म के बारे में बता दिया, पिंक डिजीज बताया, एक्रोडाइनिया या स्विफ्ट डिजीज के बारे में बता दिया। उसमें 5P बताया मैंने, पांचों पी के आपको नाम पता होना चाहिए क्या क्या था, पेनफुल था, पीलिंग ऑफ स्किन था, ठीक है, कॉफी था, और पेरेस्थेटिक था, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और पिंकिश कलर के जो थी हैंड, जो स्किन थी हैंड एंड फुट की, वो बिल्कुल एकदम पिंकिश पिंकिश कलर की हो जाती है, क्लियर। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मिनीमाटा डिजीज भी कौन कॉज कर रहा था, मरकरी पॉइजनिंग की वजह से हो रही थी, क्लियर। उसके बाद मैंने आपको बता दिया मर्क्यूरिया लैंटिस के बारे में, व्हाट इज द मर्क्यूरिया लैंटिस। मर्क्यूरिया लैंटिस में क्या हो जाता था, एंटीरियर लेंस वाक्यूल पे आके मरकरी डिपॉजिट हो जाती थी, क्लियर। तो ये थी मरकरी पॉइजनिंग के पॉइंट थे, मरकरी पॉइजनिंग से रिलेटेड पॉइंट थे। आज के लेक्चर में हमने पढ़ी दो पॉइजनिंग, आर्सेनिक और मरकरी, क्लियर। आर्सेनिक पॉइजनिंग पढ़ी और मरकरी पॉइजनिंग पढ़ी। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। आप क्या करना, एक बार इस लेसन जो मैंने वीडियो दे रहा हूँ, इस वीडियो को आप अच्छे से पढ़ना, और इससे हो सके तो नोट्स बना लेना। और फिर भी अगर कोई चीज नहीं समझ में आती तो प्लीज वो हमसे पूछ सकते हैं आप कमेंट करके। और दूसरी चीज मैं बता दूं कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिसकी वजह से क्या हो, हम ज्यादातर लोगों तक पहुंच जाएं, और फिर इसी तरीके से मैं आपके लिए लेक्चर्स अपलोड करता चलूं, ओके। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि आप क्या करेंगे
कि आपके जो फ्रेंड्स वगैरह होंगे उनको भी आप वीडियो शेयर कर दें। और एक चीज और बता दूं, AIPGT के लिए एक पॉइजनिंग का क्वेश्चन तो जरूर आता है। तो इस तरीके से हम वीडियो देते रहेंगे। और आपको अगर लग रहा है कि कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है या नहीं तैयार हो रहा है, कोई भी चैप्टर का हो सकता है, वो कोई भी सब्जेक्ट का हो सकता है AIPGT में मॉडर्न साइंस से रिलेटेड, तो वो आप हमारा कमेंट सेक्शन में जाके हमें बता सकते हैं और फिर हम नेक्स्ट टाइम उसकी वीडियो भी आपको दे देंगे। ओके, ठीक है। और एक चीज और बता दो, आप ये वीडियो देख रहे हो क्रिएटिव MBBS में, हम AIAPGET के लिए, AIAPGT 2021 के लिए एक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, एक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं नोन एज द 2.0 टारगेट AIAPGET टेस्ट सीरीज। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि आपको डिस्क्रिप्शन में ऐप का हमारे लिंक मिल जाएगा। जो हमारा ऐप है उसका नाम है कंपटीशन पॉइंट ऑफिशियल, कंपटीशन पॉइंट ऑफिशियल। आप ऐप को डाउनलोड कर लें और ऐप पे जाके आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। अबाउट 35 प्लस टेस्ट पेपर हैं अलॉन्ग विद द फुल सिलेबस टेस्ट, ठीक है। चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट, मॉडर्न एंड यूनानी के सबके हैं। तो आप जाके वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हो और हमारा ऐप डाउनलोड करके चैट बॉक्स में जाके आप वहां पे लिख के भी पूछ सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।